हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस फिजिक्स क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पिछले क्लास में पढ़े थे आपतन बिंदु, पिछले क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे आपतन बिंदु तक पढ़े थे, ठीक ना। तो अगर आपने बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, ठीक ना। बच्चों, आप लोग समझने पर फोकस कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आपको पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या आपको आंसर देना है आभासी और सीधा बनता है समतल दर्पण में, ठीक ना। उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद है बच्चों, आपको 3 नंबर में है बच्चों, समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कि जितनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहता है उतनी ही दूरी पर यानी कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। उसके बाद 4 नंबर में आपको है समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु भी वेग से यानी कि आ रही है, ठीक ना, भी वेग से आ रही है, भी वेग से आती है तो दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या हो जाता है, टू वेग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये वस्तु भी वेग से आ रही है, ठीक ना, उसके बाद आने के बाद ये क्या हो जाता है कि टू वेग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। क्या वेग में, टू वेग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। आती हुई टू वेग में प्रतीत होता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु के सामने भी वेग से खिसकाया जाता है तो दर्पण में बना प्रतिबिंब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वस्तु ये है, इसको खिसकाया जाता है तो जो है दर्पण में बना प्रतिबिंब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यदि कोई दो समतल दर्पण आपस में थीटा डिग्री कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र का उपयोग किया जाता है, 360/θ-1 का उपयोग किया जाता है। ये आपको सूत्र हो गया, इस पर आपको सवाल देगा, ठीक ना, बनाने के लिए। देखिए, सवाल भी हम बनाएंगे बच्चों, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होती है, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, प्रतिबिंब की संख्या आपको पूछेगा क्या होती है, विषम बताना है। क्या बताना है, विषम होती है। यदि प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो क्या होगा, तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। क्या घटा दिया, एक घटा दिया जाता है, ठीक ना, उसमें से एक घटा दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए सवाल आपको है, ठीक ना। देखिए सवाल ये क्या है, यदि कोई समतल दर्पण आपस में क्या है 15 डिग्री के कोण पर 15 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उसके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे देगा, ठीक ना। चलिए सवाल भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, प्रश्न से सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सूत्र ये लिखना है, ठीक ना। सूत्र ये लिखना है, सूत्र लिखने के बाद आपको 360/θ की जगह पे आपको क्या देना है, 15 देना है, ठीक ना। 15 देने के बाद इसको काटने के बाद आपको 24 से कटेगा, ठीक ना। उसके बाद -1 कर देना है, जितना होगा इसमें से। देखिए 24 हुआ, उसमें से 1 घटा दिया, 23 आपका आंसर हुआ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है यदि दो समतल दर्पण आपस में 8 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उनके बीच से बने कोण प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्न से आपको लिखना है 360 -1/θ 360/8 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 44 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 45 -1 बराबर क्या हो जाएगा, 44 -1 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को वस्तु की ऊंचाई से कम आधी
आधी ऊंचाई पर दर्पण को रखना पड़ता है। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, दर्पण को ऊंचाई पर जो है ना कम से कम आधी ऊंचाई पर दर्पण को रखना पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। देखिए गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन का नियम वही होता है जो समतल दर्पण में होता है, ठीक ना। ये आपको लिख लेना है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्या है, दर्पण के लिए वही होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से जो छूट गया तो वो यहाँ पर लिखिए, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, आपको ये प्रश्न आपको VVI है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। पार्श्व परिवर्तन है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाए, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई पड़ता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। देखिए ये आपको दायां भाग, देखिए ये आपको दायां भाग हो गया, ये आपको बायां भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई पड़ता, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। जैसे देखिए एम्बुलेंस को आप देखिएगा तो इस तरीक़ा से आपको जो है ना यहाँ पे दिखेगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषित शब्दावली है। दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण के क्या लिखा हुआ है, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। बच्चों देखिए ये सारे आपको डायग्राम जो है ना बच्चों, इस सारे डायग्राम को बच्चों अच्छे तरीके से पेंसिल से बनाना है बच्चों, ठीक ना। पेंसिल से इसको अच्छे तरीके से बनाना है। क्या करती है, प्रकाल बक्स में एक चाप होता है, चाप की सहायता से इसको अच्छे तरीके से आपको बनाना है, ठीक ना। हम वैसे आपको समझाने के लिए आपको लिखे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। देखिए उसके बाद आपको क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक ना। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या है, गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का एक भाग होती है उसी केंद्र को क्या कहा जाता है, खोखला एक भाग होता है उसी केंद्र को। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक ना, डायग्राम में आपको दिखाते हैं, यही है खोखले भाग, ठीक ना। इसी को आपको ये आपको सेंटर हो गया, ठीक ना। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। इसको क्या चीज़ से निरूपित किया जाता है, सी डैश से निरूपित किया जाता है। उसके बाद ध्रुव है, पोल, इसको पोल बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो होती है, मध्य बिंदु जो, इसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव पी कहा जाता है, उसी को ध्रुव पी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद ध्रुव पी को पी डैश से निरूपित किया जाता है। उसके बाद प्रधान अक्ष है, 4 नंबर में क्या है, प्रधान अक्ष है। देखिए बच्चों हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक ना। देखिए क्या है, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण में ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है, ठीक ना, ये सी है, इसी को मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है, ठीक ना। डायग्राम बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको गौण अक्ष। गौण अक्ष क्या है, देखिए गौण अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष को छोड़कर अन्य सभी अक्ष को क्या कहा जाता है, गौण अक्ष कहलाते हैं। प्रधान अक्ष को छोड़ करके, ये आपको प्रधान अक्ष है, इसको छोड़ करके अन्य सभी अक्ष को क्या कहा जाता है, गौण अक्ष कहा जाता है। अन्य सभी अक्ष को गौण अक्ष कहलाते हैं। उसके बाद नोट में है, गौण अक्ष की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, क्या होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। उसके बाद फोकस क्या है, देखिए फोकस क्या है, गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही फोकस कहा जाता है। देखिए इस बिंदु पर काटती है, यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर काटती है, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, ठीक ना, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस। उसके बाद इसे क्या चीज़ से एफ डैश से निरूपित किया जाता है, इसे एफ डैश से निरूपित किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट भी दिया गया है आपको प्रश्न, फोकस दूरी क्या है, ये आपको एग्जाम में
पूछ सकता है। फोकस लेंथ क्या है? गोलीय दर्पण में ध्रुव पी, देखिए ध्रुव पी है, ठीक है ना। और फोकस दूरी एफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इतना जो दूरी है बच्चों, इस दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक ना। इसी दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। क्या एक बार और देख लीजिए इसका डिफिनेशन। गोलीय दर्पण में ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसी दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक ना। यह आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण में ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देखिए क्या है, ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या इसी को कहा जाता है। उसके बाद इसको क्या चीज़ से निरूपित किया जाता है? आर डैश से निरूपित किया जाता है, ठीक ना। इसको क्या चीज़ से? आर डैश से निरूपित किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे गोलीय दर्पण से निरूपित शब्दावली देखेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वहीं आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों इतना आपको याद करके ज़रूर से आना है, ठीक ना। अभी से इसको सभी को याद करते जाना है, ठीक ना बच्चों। और बच्चों एक लाइक करके बच्चों आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग को। और बच्चों अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।